शुरुआत करते हैं समय सर का उपयोग करने। जी बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, पार्टिसिपेंट आ ही हाँ रहे तो हम ठीक है, तो फिर आप सिग्नल देंगी तब मैं शुरू करूंगा। मैं आपके ओके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओके। दादा नमस्कार। दादा नमस्कार। भार्गव जी नमस्कार नमस्कार। जय नमस्कार। जयंत जय जी। हो, नमस्कार। हाँ, जय हो। अरे बहुत लंबे अरसे के बाद आपके जी जी। दर्शन हो रहे हैं प्रभु। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी चर्चाएं और आपके कामकाज के बारे में सुनते रहते हैं और बड़ा अरे सुख मिलता है, बहुत जी सुख मिलता है। जी। नट सम्राट के बारे में सुना था। हाँ, अभी करेंगे, दिल्ली में करते हैं, आपको दिखाएंगे हम। मैं अभी यहाँ जयपुर में हूँ भैया, आजकल जयपुर में? अरे तो वाह वाह, जयपुर में तो मैं आ हमने किया जाऊंगा। था। हाँ नहीं, जयपुर में किया उस भी था, जयपुर दोबारा करना भी है, करेंगे। हाँ, तो आलोक ने बताया नहीं। एनीवे कोई बात नहीं। हाँ आ, नहीं, वो कोई जयरंगम फेस्टिवल होता है ना, जयरंगम में था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जयरंगम में था। राइट राइट राइट। हाँ अभी लेकिन अभी कोई बात कोट, नहीं। हाँ अभी मेरी कोटा में करना है, कोटा चर्चाएं में। हाँ, चर्चाएं सुन सुन करके दिल इतना खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है सर, हम शुरू करते हैं, शुरुआत करते है हैं। ना? हाँ, क्योंकि जिसको देखना होगा वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। मैं सबको ठीक है। नमस्कार करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार और सभी मित्रों का स्वागत। बंधुओं, हम भास के नाटकों पर एक ऐसी चर्चा करना चाह रहे हैं रंगमंची दृष्टि से, रंगकर्मियों के लिए, जिसमें भास के नाटकों की विशेषताओं का जिक्र करें। हास के बारे में सुना है, बहुत बरसों से सुन रहे हैं। पहली बात तो ये कि भास का जिक्र कालिदास भी कर रहे हैं, राजशेखर कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं अनेक अनेक पुस्तकों में, और भास के नाटक नहीं मिल रहे थे। हमारे यहाँ कालिदास के बारे में, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में तो कोई छोटा बच्चा जिसे थोड़ी बहुत लिटरेचर की या साहित्य की जानकारी है, वो कहेगा कि हाँ मैंने कालिदास का नाम सुना है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सुना है, शकुंतला की कहानी सुनी है। भास के बारे में कोई नहीं जानता। भास कालिदास से 100 साल पहले हुए थे, और कालिदास स्वयं मालविकाग्निमित्र में सूत्रधार के माध्यम से भास की तारीफ करते हैं, बतलाते हैं कि भास बहुत बड़े कवि हैं, 100 साल पहले हुए थे। तो 100 साल तक, कालिदास के समय में भास 100 साल तक इतने प्रचलित, जनप्रिय, और उनकी जो कलात्मकता थी उसके बारे में लोग बात करते थे। और कालिदास ने कहा, उनका बहुत पुराना और प्रसिद्ध श्लोक है ना, पुराणमित्येव न साधु सर्वम, जो पुराना है, मतलब वो नट कहता है, जब भास जैसे, सौमिल्य जैसे महान नाटककार हैं, तो आप ये सूत्रधार से कहता है अब ये कालिदास जो नवोदित हैं उनका नाटक क्यों खेल रहे हैं? तो कहते हैं कि जो पुराना है सिर्फ इसीलिए, जो साधु लोग हैं, जो विद्वान हैं, हाँ, वो इसीलिए उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उस नए लोगों का गुण दोष देख करके उनका आकलन करते हैं। तो आज हम भले ही भास और सौमिल्य जैसे लोग हों, तब हम कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र आज करेंगे। तो इसका मतलब ये कि भास काफी चर्चित रहे। फिर क्या हुआ, ये हम कल कुछ बता चुके हैं क्या? मैं संक्षेप में आज फिर बता देता हूँ, क्योंकि कल शायद हम व्यवधान बहुत ज्यादा थे। तो हुआ ये कि 11वीं-12वीं शताब्दी से जो हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए, जिन्होंने सोमनाथ जैसे मंदिर और तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात संस्कृति के और साहित्य के, ज्ञान के जो केंद्र थे, उनको ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया, हमारे पुस्तकालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और सारा कुछ उत्तर भारत में खास तौर से कहीं कुछ शेष नहीं रहा। चाक्यार, जो केरल में जो कुडियाट्टम होता है,
उनके वहाँ वंश परंपरा है, चाक्यार अभिनय करते हैं कुडियाट्टम का, और नांग्यार वो महिलाएं हैं, वो संगीत और नेपथ्य का कर्म करती हैं। चाक्यार बहुत अरसे से कुछ नाटक कर रहे थे, जो थे तो भास के, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि भास के नाटक है। और कुछ लोगों का यह ख्याल था कि ये जो नाटक हैं ये चाक्यार वंश के जो पुराने विद्वज्जन थे उन्होंने ही लिखा है और खेल रहे थे वो। और प्रतिमा, अभिषेक, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, इस तरह कई सारे नाटक वो खेल रहे थे। फिर क्या हुआ, 1902 में टी गणपति शास्त्री त्रावणकोर में एक अपने पुराने मकान की खुदाई करवा रहे थे नींव के लिए, तो उन्हें काष्ठ का संदूक मिला, लकड़ी का, बहुत अच्छा संदूक, मजबूत संदूक। तो सामान्यतः इस तरह के संदूक में तो धन दौलत होती है, तो उन्होंने बहुत सावधानी से उठाया, और जब उसे खोला तो आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसमें ताड़ पत्रों पर कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। अब वो पांडुलिपियां संस्कृत में थी। उन्होंने उनको देखा, उसमें नाटककार का या लेखक का कोई नाम नहीं था, और कुछ अता पता नहीं, पूरे नाटक थे। तो उन्होंने खोज की, करने की कोशिश की कि किसके हैं, नाटककार का नाम नहीं मालूम हुआ। फिर त्रावणकोर के जो राजा थे उनका एक पुस्तकालय, वहां पर मलयालम में भास के कुछ नाटकों की पांडुलिपियां थी। उनको देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि ये संस्कृत नाटकों का अनुवाद ही मलयालम में है, जो हमारे पुस्तकालय में है। फिर और खोज हुई, तो जब चाक्यार बंधुओं से कुडियाट्टम के बारे में मालूम हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम ये नाटक, तो जो आप कथानक बता रहे हैं, ये नाटक तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि भास की है। तो 1902 में वो संदूक निकला, और 10 वर्ष तक टी गणपति शास्त्री अध्ययन करते रहे, मालूम करते रहे कहाँ कहाँ पांडुलिपियां हैं, ये भास का जिक्र आया है, और ये भास के नाटक हो सकते हैं, और कई सारे प्रमाण वगैरह। और 1912 में त्रावणकोर महाराज के सानिध्य में त्रावणकोर नाट्य श्रृंखला, त्रावणकोर सीरीज ऑफ प्लेज, ये प्रकाशित हुई 1912 में। और ये नेचुरली अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, और प्रकाशित होने के साथ ही ये मालूम हुआ, उन्होंने ये टी गणपति शास्त्री ने कहा कि ये भास के नाटक हैं, और अभी और खोज होनी है, अभी शोध होना है, लेकिन हमने जो जितनी शोध की उससे पता पड़ता है कि भास के नाटक हैं। फिर वो हिंदी में भी कुछ, उनका संस्कृत में पांडुलिपियां आई। हमारे यहाँ उस समय, मतलब लगभग 1915 में यहाँ के विद्वानों को हाथ लगी होंगी, तो उन्होंने भास के नाटकों को एकदम दोयम दर्जे का नाटक करार किया। उनकी दृष्टि में कालिदास तो बहुत महान थे, कवि थे, कोई अपन तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भास के नाटकों में कुछ ऐसे दोष गिनाए जो सचमुच उनके नाटक की विलक्षणता थी, और उनका जो पूरी तरह से जो उनकी अवधारणा थी, उनका जो आधार था मूल्यांकन का, वो था पाश्चात्य। यानी पाश्चात्य की जब हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल, पोएटिक्स, उसमें 3 यूनिटीज, माइमेसिस और इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इस तरह की बातें हैं, ट्रेजेडी की बात है। तो उसमें भास के नाटकों में तो ये न तो 3 यूनिटीज हैं, और उनका तो बिल्कुल ही खंडन है, और उनमें कुछ तो इतने विलक्षण प्रयोग किए हैं, ऐसी रंग युक्तियां हैं जो हमारे यहाँ के जो संस्कृत के विद्वान थे, जो पाश्चात्य नाट्य अवधारणाओं से आक्रांत थे, उन्होंने, अगर हम भास नाटक चक्र देखें तो उसमें कुछ संस्कृत के नाटकों विद्वानों ने भास के दोष दिखाए हैं।
जो आज हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि तो हमारी नाटक की, हम नाट्य शास्त्रीय विशेषताएं हैं जो भास के नाटकों में मिलती हैं, और वो और किसी भी नाटककार में इतनी तेजस्विता, इतनी ऊर्जा के साथ नजर नहीं आती जितने भास के नाटकों में मिलती है। फिर ये विवाद चलता रहा भास के नाटकों का हमारे यहाँ, हिंदी में खास तौर से, पूरे हिंदी प्रदेशों में प्रचलन नहीं था। 1971 में हवाई विश्वविद्यालय, अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस वक्त नाट्य शास्त्र प्रकाश में आ गया था, उसका अंग्रेजी अनुवाद मनमोहन घोष ने कर दिया था, और उसकी चर्चा होने लगी थी कि ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है नाटक का, इतने विस्तार से इतनी सारी बातें की गई हैं इसमें, ये इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हवाई विश्वविद्यालय में हुई जिसमें नाट्य शास्त्र की अवधारणाओं के बारे में, कि वो उनको प्रस्तुत कैसे करते हैं, रंगमंचीय उसकी उपलब्धि क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, इस पर चर्चा हो रही थी। स्वप्न वासवदत्ता भास का नाटक लेकर के गई वहां, और उन्होंने भास के नाटक को नाट्य शास्त्रीय अवधारणाओं के अनुसार प्रस्तुत किया। ये हम जानते हैं कि शांता जी संस्कृत की भी और लोक नाट्य की, नाट्य शास्त्र की विदुषी महिला थी, जबरदस्त काम किया उन्होंने, स्वयं अभिनेत्री भी थी, निर्देशिका भी थी। तो उस नाटक को देख करके लोग चकित रह गए, और भास के बारे में पहली बार दुनिया को ये मालूम हुआ कि ये एक ऐसी नाट्य पद्धति है जो सचमुच नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसके अनुसार है और विलक्षण है। सारी दुनिया में ये नाट्य पद्धति एक अपनी विशेषता रखती है। जब वो यहाँ आए तो शांता जी आई तो चर्चा तो हो ही गई थी, तो हमारे यहाँ के जो नाट्यविद थे उनकी दृष्टि बदलने लगी। इसके साथ ही एक बात और, बंबई में 1974 में एक अंतर्राष्ट्रीय थिएटर कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था, उसमें पन्नेकर जी, दैट वाज इन 1974, उसमें यही नाटक मध्यम व्यायोग लेकर के आए। उसमें बहुत सारे विद्वान थे, उसमें अशोक जी भी थे, अशोक वाजपेयी। अशोक जी ने देखा, हाँ हिंदी भाषी और नहीं थे, मराठी भाषी थे और दक्षिण भारतीय थे, और अगर कोई हिंदी के होंगे भी तो उनका जिक्र नहीं, लेकिन अशोक जी को ये नाटक मध्यम व्यायोग और रंग प्रस्तुति बहुत ही विलक्षण लगी, और उन्होंने पन्नेकर जी से कहा कि आप इस नाटक को लेकर के कालिदास से। हेलो हेलो सर, सर आपसे बटन दब गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक के ऊपर टच करिए। हेलो, आपके यहाँ से नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, वो उनकी वीडियो भी रुक गई। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आपका अच्छा। हाथ, वो टच स्क्रीन रहता है ना, तो हल्का सा हाथ भी उसके आगे से गुजरता है, तो वो मैं सेंसर हाथ तो बहुत ही दूर है मेरे हाथ। एनीवे, चलिए। मैं फिर भी, तो जो कालिदास एकेडमी में ये मध्यम व्यायोग आया पन्नेकर जी का, जी। तो सबके सब चौंक गए। हम्म, हमारे हिंदी क्षेत्र में जो रंगकर्मी थे, आलोचक थे, उनको लगा कि अरे वाह, ये क्या शैली है, ये पूरी तरह से भारतीय है। नाट्यशास्त्र के बारे में हम जानते थे और हमारे समझ में नहीं आता था कि नाट्यशास्त्र के अनुसार हम अपने नाटकों को कैसे पेश करें। हमारे यहाँ जो संस्कृत नाटक हो रहे थे पूरी तरह यथार्थवादी शैली में हो रहे थे, वो यथार्थवादी शैली हमारी नहीं है, हमारी शैली तो ये है। और 74 के बाद फिर हमारे देश में भास के नाटकों को पढ़ना, उनके बारे में चर्चा करना, और फिर हमें, पन्नेकर जी तो थे ही, भास के नाटकों को बहुत सारे लोगों ने किया। हबीब साहब ने भी भास के 3 नाटकों को मिला करके नाटक के, उनके आप चर्चा करेंगे। और
और अनेक अनेक, बंसी कौल ने किए, रतन सिंह ने भी कर रहे हैं अभी भी। यानी भास के नाटकों को नाट्य शास्त्रीय पद्धति से मंचित करने की बात शुरू हुई। अब बंधुओं, अब आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से 50 साल हुए। 50 सालों में जो भास के नाटक अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, वो अब नाटक उपलब्ध हो रहे हैं। उनके बारे में जो लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी भास के नाटक हिंदी में अनुवाद तो हो गया उनका, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितने अनुवाद हैं वो सारे के सारे गद्य में हैं। जबकि भास के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें गद्य भी है और पद्य भी है। जो गद्य है, अगर उस गद्य को हम यथार्थवादी तरीके से, मतलब अगर प्रोजेक्ट बना देंगे तो यथार्थवादी तरीके से हो जाएगा, उसे मंचित करने से कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो वो जो अनुवाद गद्य की जगह गद्य, पद्य की जगह पद्य होना चाहिए, वो पहला प्रयास भारत भूषण अग्रवाल ने उर्वंगम नाटक का किया। लेकिन वो नाटक नटरंग में प्रकाशित हुआ, दैट वाज इन 1974। वो बहुत ही अच्छा अनुवाद, मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली है, देखा मैंने। और उन्होंने बहुत ही, जो संस्कृत का गद्य था उसको गद्य में रखा, और जो पद्य था उसको बहुत अच्छे तरीके से पद्य में रखा। लेकिन हमारे यहाँ के जो रंगकर्मी थे, खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों के रंगकर्मी, उनको पद्य में, पद्य का जो भाग है उसे किस तरह उस संगीत में लाजमी है, तो हम पद्य को तो गद्य की तरह से बोल नहीं सकते, उसकी हम रक्षा कैसे करें काव्यात्मकता की, और जो व्याख्या है वो किस तरह करें। पन्नीकर जी जो कर रहे थे, वहाँ एक उनकी बहुत अच्छी परंपरा थी, उससे उन्होंने प्रेरणा ली, उसकी नकल नहीं किया, उसका अनुकरण नहीं किया कुडियाट्टम से, कि वो किस तरह से कविता को बोलते हैं, उसका जो वाचिक है, उसका आंगिक है, वो अद्भुत है, वहाँ से प्रेरणा। तो पन्नीकर जी का जो मुहावरा था वो बहुत नया था, उसने आकर्षित किया। और हमारे यहाँ फिर ये बात अलग अलग तरीके से, मतलब वामन केंद्र में नई पीढ़ी के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया। मध्यम व्यायोग की बात हम करेंगे आज। मध्यम व्यायोग वामन केंद्र ने किया, पन्नीकर जी ने तो किया ही है खैर, और भूमिकेश्वर ने किया है। उषा जी ने भी किया, उषा गांगुली ने किया, और भूमिकेश्वर ने किया, यू आर राइट। और मेरे ही 3 अनुवाद 3 निर्देशकों ने किए। एक भूमिकेश्वर सिंह ने किया, एक डॉक्टर अंजला महर्षि ने किया चंडीगढ़ में, और एक लखनऊ में किया राजा अवस्थी ने। और तीनों के अनुवाद मैंने ही किए, लेकिन उनकी प्रस्तुतियों में मुझे बहुत आनंद आया देख करके कि उनमें बहुत ही, क्योंकि भास के नाटकों में बड़ा लचीलापन है। वो निर्देशक को और अभिनेता को इतना अवसर देते हैं कि आप अपनी कला, हमने भास कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये दे दिया, अवसर दिया है, अब चलो तुम क्या कर सकते हो तो अपनी प्रतिभा के अनुसार इसकी व्याख्या करो, क्या समझते हो तुम, मैंने ये कहा है, इसका अर्थ समझते हो तो सब दर्शकों को बताओ। ये चुनौती देते हैं भास हर एक नाटकों में। अब हम उनके नाटकों में एक बहुत बड़ी विशेषता और है जो संस्कृत के नाटककारों में नहीं है। संस्कृत के नाटककारों में काव्यात्मकता बहुत अधिक है, और उनका जो पाठ है वो काव्यात्मक अधिक है और दृश्यात्मक कम है। और भास की जो नाटक हैं वो दृश्यात्मक शब्दावली है, दृश्यात्मक चित्र उपस्थित करते हैं और बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं, अगर आप लोग जरा गौर करें तो हम पाश्चात्य देशों में जो यथार्थवादी नाटकों में आई ये बात, छोटे छोटे शब्द और बहुत ही गठी हुई शब्दावली, शेक्सपियर के बाद चेखव के, इब्सन के नाटकों में, शॉ के नाटकों में जो छोटी शब्दावली और एक कसावट जो हमें नजर आती है यथार्थवादी नाटकों में, वो सबसे पहले हमें भास के नाटकों में नजर आती है। आश्चर्य की बात है
भास के नाटकों में ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं जो हम एक एक नाटक में एक एक विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि भास के नाटक हमारे आज के रंगकर्मियों के लिए, आज के संदर्भ में और आज के समाज के लिए उनकी विशेषता क्या है, क्यों वो प्रासंगिक हैं और क्यों वो अन्य श्रेष्ठतम नाटक जो संस्कृत के हैं या दूसरे नाटककार हैं उनसे वो अलग क्यों हैं, उनकी विशेषताएं क्यों हैं, उसको हम देखेंगे। इसके बारे में मैं अब मध्य वायु नाटक, ये मैं अगर संस्कृत में पढ़ूंगा तो बहुत गड़बड़ होगी, तो मैं नाटकों के जो हिंदी अनुवाद है जिसमें गद्य का प्रयोग गद्य में, पद्य का प्रयोग पद्य में है, उन नाटकों के माध्यम से उनकी विशेषताओं को विश्लेषित करने की कोशिश करूंगा। क्या मेरी बात स्पष्ट हो रही है? मैं आगे बढ़ूं? जी बिल्कुल, आगे बढ़िए सर, आपकी बात आ रही है पूरी तरह से। देखिए, हाँ, चलिए, सबसे पहली बात तो भास के नाटक जैसे दूसरे नाटककारों ने अपने नाटककार का उल्लेख, एक कौन लिख रहा है, किसका नाटक है, वो सभी संस्कृत नाटककारों में मिलता है, लेकिन भास ने अपना नाम किसी भी नाटक में नहीं दिया। वो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नाट्य शास्त्र की जो अवधारणा है उनसे बहुत छूट ली है या उनका उल्लंघन किया है। मुझे लगता है कि नहीं, हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। उन्होंने जैसे अपन बात करते हैं ना प्लेटो की और एरिस्टोटल की, कि लोग कहते हैं कि प्लेटो ने तो अपनी रिपब्लिक में थिएटर को एकदम कला और कलाकारों को अपने प्रतिष्ठित कर दिया था, और एरिस्टोटल ने अपने गुरु की मान्यताओं का खंडन करके और ट्रेजेडी को, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं सर, बात करिए। अच्छा, हाँ, उनके प्लेटो की अवमाननाओं का खंडन करके उन्होंने नाटक के बारे में बात की। हमारा ये कहना है कि नहीं, प्लेटो ने जो बात कही थी, जिस वजह से कवि और कलाकारों को उन्होंने रिपब्लिक यानी जो गणतंत्र है उससे अलग रखने की बात की थी, उसका पूरा आदर करते हुए एरिस्टोटल ने कॉमेडीज को तो अलग कर दिया कि यह हमारे क्षेत्र से बाहर की चीज है, हम कॉमेडीज की बात नहीं है, और ट्रेजिडीज के माध्यम से उन्होंने वो जो ईश्वरीय सत्ता है, जो आध्यात्मिकता, प्लेटो तो बहुत ही दार्शनिक व्यक्ति थे और दर्शन से संबंधित, आध्यात्मिकता से संबंधित चीजों को विशेष मानते थे, और उनका ये कहना था कि ये कवि, कलाकार और अभिनेता वगैरह जो है वो जो सत्य है उससे दूर ले जाते हैं, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वे ऐसे संसार की रचना करते हैं कि देखने वाला उसमें खो जाता है और वो ईश्वर से विमुख हो जाता है। इसलिए हम ईश्वर के उस जो हमारा गणराज्य है उसमें हम कवि, कलाकारों को, नाटककारों को, अभिनेताओं को हम अपना प्रवेश नहीं देना चाहते। तो उन्होंने उस बात का ख्याल करते हुए एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी, जिसमें सबसे बड़ी 3 यूनिटीज की बात, माइमेसिस की बात और कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथारसिस के माध्यम से हृदय की शुद्धि और ईश्वरीय सत्ता या नियति या जो ऐसी परम शक्ति है उससे तादात्म्य स्थापित करने का जो प्रयोजन है नाटक का, वो सिद्ध किया। तो हमारा ये ख्याल है कि प्लेटो की अवमानना नहीं थी। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हमें लगता है कि भास ने नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की अवहेलना नहीं की। पहली बात तो यह है कि भास स्वयं अपने नाट्यशास्त्र में एक जगह नहीं, अनेक स्थानों पर लिखते हैं कि मैंने बहुत सारी बातें जो प्रचलन में थी उनका उल्लेख कर दिया है। आने वाले समय में जो नाट्याचार्य हैं अपने समय में प्रचलित प्रथाओं, लोकवृत्तियों का, जो चीजें कहने से रह गई हैं उनका अपनी व्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसमें उन्हें शामिल कर लें। वो तो खुद इतना लचीले। अब एक 36वें अध्याय के अंत में तो साफ साफ कहते हैं कि जो बातें कहने से रह गई हैं उनको आने वाले समय में लोग शामिल कर लें। और इसके अलावा भी उन्होंने निषेध, जो जिन जिन चीजों का निषेध किया उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे उन्होंने युद्ध के बारे में कहा,
तो युद्ध के बारे में भरत मुनि ने अगर निषेध किया तो उसका कारण ये कि वो जो हिंसात्मक वृत्ति है वो दर्शक के हृदय को आनंदित नहीं करती, तो इस तरह के दृश्य नहीं रखे जाए, ये उनका प्रयोजन था। भास ने अपने नाटकों में युद्ध बहुत अच्छे तरीके से रखा, खूब रखा है भाई। उनके नाटकों में, सभी नाटकों में हम देखेंगे युद्ध और अग्नि और चित्र, इन तीन चीजों की का इस्तेमाल हुआ है, खूब हुआ है। लेकिन वो युद्ध को जिस तरह रखते हैं वो तो बड़ा आनंदित करता है, उसमें युद्ध के कई कारण कहीं डर या ऐसा भाव पैदा नहीं होता। तो ये भास का कौशल है। इस तरह भास के नाटकों में हमें अनेक बातें मिलेंगी। आज हम सबसे पहले मध्यम व्यायोग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, भास के सभी नाटकों में सबसे पहले ये कहा जाता है कि नांदी पाठ के बाद सूत्रधार का प्रवेश, और फिर होता है मंगलाचरण। और इस मंगलाचरण में बहुत ही आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य, वो जो नाटक है, नाटक से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जो उसका कथानक है या जो सूत्र है, जो मूल भाव है, उस मूल भाव को अपने मंगलाचरण में 4-6 पंक्तियों में उसको प्रस्तुत करते हैं। ये एक अद्भुत बात है। हमारे आजकल तो हमारे माइक होता है तो अनाउंसर जो एंकर है वो नाटक के बारे में दर्शकों को पहले बता देता है कि ये कथानक है और उसका लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा है। उस जमाने में तो ये चीज थी नहीं। तो आप ये देखिए कि दर्शकों को तैयार करने के लिए वो मंगलाचरण जो संगीतमय होता था उसका वो प्रयोग करते हैं हर नाटक में। और हर मंगलाचरण में जिस देवता की, जिस अवतार की, जिस ईश्वर के स्वरूप की वो बात करते हैं, वो नाटक के मूल कथानक से बहुत ज्यादा मिला जुला होता है। मध्यम व्यायोग में क्या करते हैं, वो वामन अवतार, वामन है तो विराट, विष्णु के अवतार हैं, लेकिन लघु रूप है। और ये जो मध्यम है, वो वामन न तो विराट है और न लघुतम है, सामान्य से छोटे लेकिन विराटत्व लिए हुए ईश्वर का अवतार, और वो वामन अवतार की कल्पना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। मंगलाचरण है, श्री हरि का वह चरण, आसुरी वधु विषाद का कारण, नील कमल सा निर्मल भी है पर कृपाण सा दारुण, उठा नापने तीन लोक को अंबर जलधि सुशोभित, जन रक्षित हो मन आनंदित, सुख कर हित कर वांछित। सूत्रधार फिर कहता है, स्पष्ट करता है अर्थ, भगवान विष्णु के वामन अवतार का वह चरण आपकी रक्षा करे जो असुरों की पत्नियों के मन में दुख और विषाद का कारण बनता है। आसुरी वधु विषाद का कारण, असुरों के विषाद का कारण नहीं, असुरों की तो मृत्यु, असुरों की वधुओं के विषाद का कारण वो चरण, और जन जन की रक्षा कर उन्हें आनंदित और सुखदायक बनाता है। ये मंगलाचरण ही बतला देता है, ये वामन के माध्यम से बतला देता है कि इनका जो अभिप्राय है वो क्या है। अब सूत्रधार मंगलाचरण के बाद जाता है और नेपथ्य से आवाज आती है, तात तात। ये है कौन? वो ब्राह्मण परिवार आ रहा है। ये है कौन? घटोत्कच आ रहा है पीछा करते हुए, एक राक्षस। उसको देख करके तीनों भाई और माँ बाप वो डरे हुए हैं। ज्येष्ठपुत्र, हे तात ये है कौन? घटोत्कच को कहता, अरे रुको, ठहरो। मध्यम पुत्र, भैया ये कौन है? कनिष्ठ पुत्र, भैया बचाओ बचाओ। पिता, ओह ये कौन है? ये सूत्रधार बतला देता है आने के साथ ही, ओ अब मैं समझ गया, ये निश्चय ही पांडवों के मध्यम अर्थात भीम का पुत्र घटोत्कच है, जो एक ब्राह्मण परिवार को त्रास दे रहा है जिन्होंने कभी उसका कोई अहित नहीं किया। ये कहकर के सूत्रधार चला जाता है। ये क्यों आवश्यकता पड़ी भास को? जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि उस वक्त तो ये अनाउंसर वगैरह थे नहीं, तो दर्शक को पहले से तैयार करने के लिए और जो आने वाले जो चरित्र हैं
उनका परिचय देने के लिए मूल रूप से वो ये इस तरह की बात करते हैं। इसको हटाया भी जा सकता है या रखा भी जा सकता है। मुझे लगता है कि रखे जाने से एक जो हमारी पारंपरिक विशेषता है नाटकों की वो भी उजागर होती है, लेकिन अगर हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा कौन है ये? अब भास ये जो प्रश्न है इनको पद्य में रखते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ये भास के नाटकों में। जो संस्कृत का पद्य है उसी तरह से आप हिंदी में कोई छूट लिए बगैर उसको वैसा करने की कोशिश करें। ये मैंने आपसे कहा कि भारत भूषण अग्रवाल ने किया था अपने नाटक में, उससे मुझे प्रेरणा मिली। पिता पूछता है तो पद्य में अब ये विशेषता देखिए, तरुण सूर्य की किरणों जैसे उज्जे बिखरे केश। तरुण सूर्य की किरणों जैसे सूरज तेज उसकी किरणों की तरह उलझे बिखरे केश, चढ़ी भ्रकुटी है पीली आंखें, तड़ित मेघ सा वेश, कंठ सूत्र पर रौद्र भयंकर प्रलयंकर उन्मेष। घटोत्कच की विशेषताएं भी बता रहा है, उसके उसके व्यक्तित्व के गुण भी बता रहा है, और डरावना क्योंकि राक्षस है, प्रलयंकर उन्मेष, चढ़ी भ्रकुटी है पीली आंखें। फिर ज्येष्ठ पुत्र, हे पिता ये है कौन? सूर्य चंद्र जैसी दो आंखें, कंधे चौड़े और विशाल, केश सुनहरे वस्त्र रेशमी, श्याम वर्ण दो दांत कराल, जैसे किरणें भेद रही हों मेघों की माया का जाल। देखिए एक वो पहले उन्होंने कहा तड़ित मेघ का वेश, फिर उसी को व्याख्यायित कर रहे हैं मेघों की माया का जाल। उस राक्षस के फिर तीनों मध्यम पुत्र है, उसको भी सुने। गज शिशु जैसे दांत, नाक हल, बाहें मस्त हस्ती का शुंड, हाथी की सूंड जैसा, बाहें मस्त हस्ती का शुंड, तम में यज्ञ अग्नि हो अथवा त्रिपुरारी का क्रोध प्रचंड। फिर कनिष्ठ पूछते, हे तात ये है कौन हमको दुखी करता? शैल शिखर पर वज्रपात सा, या चिड़ियों पर झपटे बाज, हिरणों पर जो सिंह टूटता, पुरुष वेश में है यमराज। तीन पुत्र, पिता भी और तीन पुत्र घटोत्कच की व्याख्या कर रहे हैं। अगर हम जरा गौर से देखें तो उनकी मनोभावना किस तरह से भास इन अलग अलग काव्यांशों में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही संगीत होना चाहिए, इसी के साथ वो जो शब्द हैं उनकी व्याख्या के लिए अवकाश होना चाहिए। पिता कह रहा है तरुण सूर्य की किरणों जैसे उलझे बिखरे केश, चढ़ी भ्रकुटी है पीली आंखें, तड़ित मेघ सा वेश, कंठ सूत्र गले में माला है। तो इसका मतलब ये शुद्ध राक्षस नहीं है, पर रौद्र भयंकर प्रलयंकर उन्मेष, ऐसा लगता है जैसे प्रलय कर देगा। तो एक तरफ बहुत ही सौम्य अच्छा लगने वाला ऐसे गुण वाला, और दूसरी तरफ उसमें अब ज्येष्ठ पुत्र, सूर्य चंद्र जैसी दो आंखें, कंधे चौड़े और विशाल, केश सुनहरे वस्त्र रेशमी, श्याम वर्ण दो दांत कराल। श्याम वर्ण उन्होंने आगे पहले कहा है तड़ित मेघ सा वेश, और यहाँ वो श्याम वर्ण कह करके उसी पुष्टि कर रहे हैं घटोत्कच के रंग की, जैसे किरणें भेद रही हो। फिर मध्यम पुत्र, गज शिशु, जो हाथी के बच्चे जैसे के जो दांत होते हैं वैसे दांत, नाक हल के समान नाक, लंबी बाहें मस्त चिंता से मुक्त है, और जैसे बाहें हाथी के सूंड की तरह से झूल रही हैं। तम में यज्ञ अग्नि हो अथवा त्रिपुरारी का क्रोध प्रचंड, लेकिन उसमें तेज है, सब कुछ को नष्ट करने की शक्ति है। और उसकी उपमा क्या दे रहे हैं? अंधेरे में जैसे यज्ञ की अग्नि हो, यज्ञ की आग जल रही हो, और या फिर त्रिपुरारी, क्रोध किसी राक्षस का या किसी ऐसे का, त्रिपुरारी भगवान का क्रोध, प्रलयंकर शिव शंकर का क्रोध, शंकर है उसमें, उनका क्रोध, इस तरह एकदम ये समन्वय दोनों, एक इस तरह का रौद्र का ये समन्वय, ये इस संगीत के लिए अवकाश देते हैं। इनका संगीत कैसा होगा, इन्हें कैसा बोला जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र कैसे बोलेगा, छोटा पुत्र कैसे बोलेगा, ये अपने रंगकर्मी और जो निर्देशक है
उनके माता कहती है, हाय ऐसा कौन जो मुझको डराता है। घटोत्कच का, ठहर जाओ, मैं कहता हूं ठहर जाओ। क्रोधित गरुड़ से डरकर जिस तरह घबराया हुआ सर्प भागता है, उसी तरह तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहां भागे जा रहे हो। तुम्हारा वश निकलना अब असंभव है। गरुड़ गरुड़ की बात कर रहा है और सर्प की बात कर रहा है पत्नी से। सुनो देवी, डरो मत। पिता कहता है, पुत्रो साहस रखो। लेकिन पिताजी, ये राक्षस हमको अकारण मारना क्यों चाहता है? हमने, दूसरा कहता है, हमने इसका कोई अहित नहीं किया। तो कनिष्ठ कहता है, फिर ये हमारे प्राणों के पीछे क्यों हुआ? अब ये जो वाक्य है, इनको बोलने का तरीका भी। तीनों पुत्र, पिता कहता है, घबराओ मत, ये राक्षस नरभक्षी नहीं लगता। तीनों पुत्र कहते, कैसे? और पिता कहता है, उसकी वाणी सुविचारित और संयमित है। इतना जो कुछ कहा है उसने। कहता है, ठहर जाओ। गरुड़, क्रोधित गरुड़ से डरकर घबराया सर्प जिस तरह भागता है, उस तरह बच के पूरे वंश के साथ कहाँ जाओगे? इतना सा कहा है। अब स्वगत, एक बात और भी है। हमारे नाट्य शास्त्र में वाचिक के लिए भरत मुनि ने, प्रकट तो हम जैसे बात करते हैं वैसे एक दूसरे के साथ बात करना होता है, लेकिन कुछ विशेष चीजें जो दूसरे नाट्य उदाहरणों में नहीं है। एक तो है स्वगत, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहां सोलो की, लेकिन सोलो अकेला खड़ा हुआ बात कर रहा है। यहाँ स्वगत है, दूसरे लोग भी हैं अभिनेता मंच पर, और वो स्वगत कर रहा है। मतलब ये कि वो इस तरह से करता है कि दर्शकों को लगे कि दूसरे लोग सुन नहीं रहे हैं। ये कुडियाट्टम में एक बहुत ही अच्छी बातें हैं, हमें सीखनी चाहिए। एक ही पात्र, मैंने मानूर महाराज को देखा, वो पार्वती वीर में ले रहे हैं एक चरित्र, शिव की बात कर रहे हैं कि शिव से पूछती हैं पार्वती के आपके सिर पर गंगा के बारे में कि कौन है, और शिव जवाब दे रहे हैं। तो उनका जो अंग वस्त्र है वो उसको इस तरह से, मेरे हाथों को देखें, इस तरह से कर लेते हैं और वो चरित्र बदल जाता है। दर्शक समझ जाते हैं कि अब ये पहले ये शंकर थे और अब दूसरे चरित्र वो पार्वती बन जाते हैं। फिर वो अंग वस्त्र इस तरह करते हैं, फिर वो वहीं लगे हुए। इतनी लक्षण बात है, और ये सब नाट्य शास्त्र की है। यहाँ पर भी स्वगत स्वगत में वो मतलब ये कि जो अभिनेता कह रहा है स्वगत है, वो दूसरे लोग नहीं पा रहे हैं, वो अपने मन की बात कह रहा है। वो कहता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, घटोत्कच कहता है, ओ कैसी दुविधा है। मैं जानता हूं कि ये वृद्ध पुरुष विद्वान है। विद्वानों का और बड़ी उम्र के लोगों का आदर करना चाहिए, लेकिन अपनी माँ के आदेशों का पालन करने के लिए मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए। सर वीडियो कटने वाली है। संवेदना देखिए, ये घटोत्कच की संवेदना देखिए, भीम का पुत्र है, उसमें मानवीय संवेदनाएं किस तरह से आई हैं। लेकिन माँ का आदेश है तो मुझे तो करना ही है, लेकिन ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए। तो उसके चरित्र को व्याख्यायित करने वाले ये तत्व हैं जिनको आप कैसे पेश करेंगे कि दर्शक तक भास के मन की ये बातें पहुंचे हैं। अब पिता कहता है, ब्राह्मणी, क्या तुम्हें याद नहीं कि पूज्य जल के मुनि ने हमसे कहा था कि इस वन में अनेक राक्षस रहते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसे बचने का उपाय क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। हमारी फिर अब एक छोटी सी बात, पांडवों के बारे में उन्हें ख्याल आता है, यहाँ कहीं आसपास पांडव वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। मेरा विचार है कि आसपास कहीं पांडव